ये सत्य है कि ईश्वर के अस्तित्व को साबित करना हो या साबित नहीं करना हो, दोनों ही केसेस में कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। नास्तिकों का ये मानना गलत है कि ईश्वर को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ आस्तिकों पर है। ऐसे तो नास्तिकों पर भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं होने का बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए। वैसे भी नास्तिकता ना तो कोई न्यूट्रल डिफॉल्ट पोजीशन है और ना ही जस्टिफिकेशन देने से एग्जेम्प्टेड है। आज हम ज्ञान और तर्कों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर नॉलेज के 3 सोर्सेज माने जाते हैं। पहला है साइंस, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का नाम है। दूसरा है हिस्ट्री, जो रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजी से प्राप्त होती है। तीसरा सोर्स है रीजन, जो एविडेंस से इन्फर किया जाता है, जैसे ग्रेविटी और एवोल्यूशन को किया गया है। इसी तरह ईश्वर के अस्तित्व पर होने वाली बहसों में भी 4 चीजों को आधार बनाया जाता है। पहला, ईश्वरीय ग्रंथों को, जो यूनिवर्सली प्रूफ ऑफ गॉड स्वीकार नहीं करा जाता है। दूसरा, विज्ञान को, जो अभी तक ईश्वर को जांचने का टूल नहीं बन पाया है। तीसरा है ईश्वर के बारे में हुई ऑब्जर्वेशंस को, जो सब्जेक्टिव हो सकती हैं और उनसे अलग अलग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अंत में बस चौथा आधार ही बचता है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर एक हेल्दी डिस्कशन के लिए न्यूट्रल और कॉमन ग्राउंड हो सकता है, और वो है लॉजिक या रैशनल। अब हम ईश्वर के अस्तित्व पर दिए जाने वाले फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। पहला है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जिसे मुस्लिम वर्ल्ड में कलाम आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। ये तर्क कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज के होने का एक कारण होता है और इसलिए यूनिवर्स के शुरू होने का भी एक कारण मौजूद होना चाहिए, जो कि फर्स्ट कॉज या नेसेसरी बीइंग है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के तहत कई दूसरे आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं, जैसे मोशन आर्ग्यूमेंट, जो बताता है कि यूनिवर्स में चीजें मोशन या चेंज की स्टेट में रहती हैं और उनका मूवमेंट होना किसी अन्य कॉज द्वारा होता है, इसलिए एक अनमूव्ड मूवर होना चाहिए। इन मूवर्स या कॉजेस की इन्फिनिट रिग्रेस यानी कभी ना खत्म होने वाली सीरीज होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी सीरीज शुरू होने के लिए सबसे पहले एक इनिशिएटर की जरूरत होती है। ये आर्ग्यूमेंट महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में दिया था। हालांकि उसने इसे ईश्वर की बजाय एक प्योर एक्चुअलिटी सिद्धांत के रूप में पेश किया था, जिसे अल्टीमेट परफेक्ट बीइंग भी कहा जाता है। ऐसे ही एफिशिएंट कॉजेशन आर्ग्यूमेंट है, जो बताता है कि यूनिवर्स में हर कॉज यानी निर्मित हुई चीज के होने का एक कॉज होता है और वो कॉज वो चीज खुद नहीं होती है, इसलिए एक अनकॉज्ड कॉज होना चाहिए। किसी भी निर्मित हुई चीज को खुद के निर्माण का कॉज बनने के लिए अपने निर्माण से पहले ही निर्मित हुआ होना चाहिए, तभी वो खुद का कॉज बन सकती, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल और लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टरी है, और ईश्वर की व्याख्या ही यही है कि वो अनकॉज्ड है। एक कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट भी है, जो बताता है कि कंटिंजेंट बीइंग्स यानी यूनिवर्स की तमाम वो चीजें जो एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती हैं, उन सभी चीजों को एग्जिस्ट करना एक नेसेसरी बीइंग के होने पर डिपेंडेंट होता है, यानी इनके लिए जिसका एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए और जिसका नॉन एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। अगर यूनिवर्स में हर चीज कंटिंजेंट होती, यानी जिनका होना और ना होना उन्हीं पर निर्भर होता, किसी अन्य पर नहीं, तो कभी ना कभी ऐसा समय आता जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। पर कुछ ना कुछ तो हमेशा से ही एग्जिस्ट होता आ रहा है, यानी कोई तो है जो बाकी तमाम चीजों की तरह कंटिंजेंट नहीं है। मोशन, कॉजेशन और कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट्स यूनानी या इस्लामी फलसफे में शुरुआत से ही मौजूद रहे हैं, मगर 13वीं सदी में सेंट एक्वाइनस ने इन्हें क्रिश्चियनाइज्ड वे में दुनिया के सामने रखा। ऐसा ही एक और सफिशिएंट रीजन आर्ग्यूमेंट भी है, जो बताता है कि हर चीज के पास उसके एग्जिस्ट करने का एक सफिशिएंट रीजन होता है। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और वो रीजन उसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंटिंजेंट है, इसलिए कोई एक्सटर्नल नेसेसरी एक्सप्लेनेशन जरूर होनी चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट 17वीं सदी में महान फिलोसोफर लीबनर्स ने दिया था। दूसरा मेन आर्ग्यूमेंट टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एंड और पर्पस। ये तर्क यूनिवर्स में ऑर्डर, परफेक्शन और पर्पस की बात करता है। ये यूनिवर्स और लिविंगनेस में हार्मनी की भी बात करता है। इसके तहत कई दूसरे आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं, जैसे डिजाइन आर्ग्यूमेंट बताता है कि यूनिवर्स पर्पसली वेल डिजाइंड है, जिसे मात्र ब्लाइंड चांस से एक्सप्लेन करना सही नहीं है। या जैसे इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट बताता है कि यूनिवर्स रैशनली इंटेलिजिबल है। ऐसे ही फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट बताता है कि यूनिवर्स के लॉज इंटेंशनली प्रेसीड और परफेक्ट है। और कॉम्प्लेक्स डिजाइन आर्ग्यूमेंट बताता है कि यूनिवर्स में नॉन रैंडम कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है। ये सभी आर्ग्यूमेंट सुप्रीम डिजाइनर की ओर इशारा करते हैं। पेली ने इस तर्क को वॉचमेकर एनालॉजी से समझाया है कि जैसे घड़ी है तो कोई घड़ीसाज भी है, वैसे ही ब्रह्मांड है तो डिजाइनर भी है। तीसरा आर्ग्यूमेंट है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जिसका अर्थ है बीइंग और एग्जिस्टेंस की स्टडी। ये तर्क कहता है कि इंसान एक मैक्सिमली परफेक्ट या ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग के होने का विचार रखते हैं। एग्जिस्टेंस एक परफेक्शन है,
इसलिए ऐसा बीइंग केवल इमेजिनेशन में नहीं बल्कि रियलिटी में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जो भी एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली हमारे सामने है वो उस एग्जिस्टेंस से बड़े होते हैं जिनके बारे में हमारा मन सोच सकता है। अगर वो ग्रेटेस्ट बीइंग केवल कल्पना में ही एग्जिस्ट करे तो उससे ग्रेटर बीइंग सोचा जा सकता है जो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता हो। इसलिए ऐसा बीइंग रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही इंसानों के पास इन्फिनिटी का विचार होता है। यह इन्फिनिटी भी एक परफेक्शन है और इस परफेक्शन का भी एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए और वही ईश्वर है। ये तर्क ये क्लेम नहीं करता कि हर कॉन्सेप्ट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बल्कि यह सिर्फ नेसेसरी बीइंग पर लागू होता है। यही कारण है कि परफेक्ट आइलैंड या गोल्डन माउंटेन जैसी ऑब्जेक्शंस ईश्वर पर लागू नहीं होती, क्योंकि आइलैंड हमेशा लिमिटेड होता है और साइज, ब्यूटी, रिसोर्सेस में वेरिएबल होता है। इसलिए ये सवाल उठ सकता है कि इससे बड़ा या अधिक सुंदर आइलैंड क्यों नहीं है। गॉड के केस में ऐसा सवाल लॉजिकली नहीं उठता है क्योंकि गॉड हर चीज में मैक्सिमल है। इंसान फाइनाइट चीजों से इन्फिनिट का आइडिया नहीं बना सकता। लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिट नहीं हो सकते। इसलिए इन्फिनिट परफेक्शन कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो सकती बल्कि केवल नेसेसरी बीइंग पर अप्लाई होती है। 11वीं सदी में सेंट एंसेल्म ने इस तर्क को पेश किया था। अगला मेन आर्ग्यूमेंट मॉरल आर्ग्यूमेंट है। ये तर्क कहता है कि इंसान मॉरल लॉज और ड्यूटीज की अनुभूति करता है, यानी इंसान के कॉन्शियंस में यह एहसास होता है कि कुछ कर्म सही है और कुछ गलत। इसलिए दिमाग ये कहता है कि अच्छाई और खुशी के बीच तालमेल होना चाहिए और बुराई और दुख एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। यानी अच्छे काम करने वाले इंसान को खुशी मिलनी चाहिए और बुरे काम करने वाले इंसान को दुख मिलना चाहिए। मगर इस दुनिया में प्रैक्टिकली अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कई बार अच्छे लोग दुख झेलते हैं और कई बार बुरे लोग सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए न्याय और नैतिकता के नियमों की पूर्ति के लिए ईश्वर का होना रैशनली जरूरत बन जाती है। ये तर्क ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी या मॉरल रिलेटिविज्म पर भी बहस करता है, जैसे कि मॉरल्स एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल होते हैं या फिर वो पर्सनल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ये तर्क ये दावा नहीं करता कि ईश्वर को स्वीकारे बिना लोग नैतिक कतई नहीं हो सकते, बल्कि यह कहता है कि ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज और ड्यूटीज का अल्टीमेट ग्राउंडिंग ईश्वर के बिना एक्सप्लेन करना बेहद कठिन है। इमैनुअल कैंट ने इस तर्क को एक नया रूप दिया था। अगला आर्ग्यूमेंट है प्रैग्मैटिक आर्ग्यूमेंट, जो ये कहता है कि किसी बिलीफ की वैधता केवल उसके थियोरेटिकल प्रूफ से ही नहीं बल्कि उसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस से भी आंकी जा सकती है। इसलिए ईश्वर में विश्वास प्रैक्टिकल तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पॉजिटिव साइकोलॉजिकल नतीजे सामने आते हैं। कई साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी रिसर्चर्स में ये साबित हो चुका है कि रिलीजियस बिलीफ अक्सर लोगों को जीवन में गहरे मायने, आशा, प्रेरणा, उद्देश्य और अंदरूनी शांति देते हैं। इस तर्क के अनुसार किसी चीज के बिलीफ के सबूत पुख्ता ना हो तो उस विश्वास को चुनना ज्यादा लॉजिकली बेहतर है जो जीवन में ज्यादा बेनिफिशियल आउटकम्स देता हो। अगला एक्सियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक वैल्यू बेस्ड तर्क है। इंसान को नेचुरली अल्टीमेट मीनिंग, अच्छाई और अनंत संतुष्टि की चाहत होती है, जबकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू इंसान को नायलिज्म या निराशावाद की ओर ले जा सकता है, जहां दुख और अन्याय का कोई आखिरी हल नहीं होता। जबकि ईश्वर में विश्वास वैल्यूज अल्टीमेट जस्टिस और रिडेम्पशन जैसी उम्मीदों को एक ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन देता है। इसलिए एक इंसान को आशावादी नजरिया ही अपनाना चाहिए कि दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, न कि निराशावादी नजरिया जिसमें दुखों से कभी कोई राहत नहीं है। ये तर्क ये संभावना देता है कि दुख और अन्याय अंतिम नहीं है बल्कि उनका रेजोल्यूशन संभव है। एक रिलीजियस एक्सपीरियंस आर्ग्यूमेंट भी है जो कहता है कि डिवाइन लोगों के डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस अपने आप में ईश्वर के अस्तित्व के सबूत हैं। ऋषि, मुनि, सूफी, संत, पैगंबर के अलावा बड़े बड़े महान इंसान भी एक डिवाइन प्रेजेंस के बारे में अनुभव करके इस दुनिया से विदा हुए हैं। जैसे हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस इस मटीरियल वर्ल्ड के बारे में हमें यकीन दिलाते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हमें एक डिवाइन रियलिटी का यकीन दिलवाते हैं। पिछली सदी में विलियम जेम्स एंड रूडोल्फ ऑटो जैसे विचारकों ने इन अनुभवों का फिलोसॉफिकल तरीके से विश्लेषण किया है। इस तर्क के अनुसार इन अनुभवों को सीरियसली एविडेंस के रूप में लिया जाना चाहिए। ऐसे ही एक रीजन या रैशनैलिटी आर्ग्यूमेंट है जो कहता है कि इंसान लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स जैसे मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स को समझने में और सही गलत में अंतर करने के काबिल होते हैं। यदि हमारे विचार पूरी तरह से सर्वाइवल ड्रिवन होते तो वो हमें कभी सत्य की ओर संकेत नहीं करते बल्कि केवल यूजफुलनेस की ओर संकेत करते। यानी इंसान सिर्फ यह नहीं सोचता है कि क्या उपयोगी है, बल्कि यह भी पूछता है कि क्या सत्य या क्या सही है। इसलिए इंसानी रीजन और लॉजिक किसी गहरे रैशनल ऑर्डर से जुड़े हैं और मानव बुद्धि उस ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करती है।
पर्सनल आइडेंटिटी और सेल्फहुड आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि हम अपने स्वयं या बातिन को केवल शरीर दिमाग तक पूरी तरह सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि खुद को एक व्यक्ति या फर्स्ट पर्सन यानी मैं या आई के रूप में अनुभव करते हैं। जबकि समय के साथ हमारा शरीर, दिमाग, विचार बदलते रहते हैं, मगर फिर भी हम स्वयं को वही मानते हैं। हम स्वयं को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि सब्जेक्ट की तरह अनुभव करते हैं। ये संकेत देता है कि पर्सनल आइडेंटिटी किसी नॉन मटीरियल या मेटाफिजिकल प्रिंसिपल से जुड़ी हो सकती है। आर्ग्यूमेंट ऑफ मीनिंग और पर्पस ये कहता है कि इंसान में स्वाभाविक तौर पर अल्टीमेट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव पर्पस और मेरा अस्तित्व क्यों है जैसे सवालों की खोज करने का एहसास होता है। यदि ये यूनिवर्स बाय चांस होता तो इस प्रकार की गहरी खोजों का कोई ऑब्जेक्टिव रेफरेंस नहीं होता। या जैसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस और माइंड जो कहता है कि कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस को पूरी तरह मटीरियल प्रोसेसेस में सीमित करना सही नहीं है, क्योंकि थॉट्स के पास मीनिंग होती है और बिलीफ्स ट्रूथ वैल्यू रखते हैं। इसलिए हमारा माइंड किसी नॉन मटीरियल अल्टीमेट रियलिटी या माइंड से जुड़ा हो सकता है। थियोलॉजिकल हर्मेन्यूटिक्स और स्क्रिप्चर आर्ग्यूमेंट। हर्मेन्यूटिक्स का अर्थ है इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन का विज्ञान। ये तर्क कहता है कि विभिन्न धर्मों के ईश्वरीय या धार्मिक ग्रंथ केवल मिथक या लोक कथाएं नहीं होती हैं, बल्कि वो मनुष्य को मेटाफिजिकल विजन, मॉरल फ्रेमवर्क और एग्जिस्टेंशियल आंसर्स देते हैं। ये सभी ग्रंथ एक अद्भुत सोर्स ऑफ विजडम की ओर संकेत करते हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिन पर कभी और बात करेंगे।